वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। दिए गए एक्सप्रेशन से आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं और वो भी टर्म्स का, केवल टर्म्स का ही कोफिशिएंट निकलेगा। बाकी जो अदर देन कांस्टेंट, यानी कि इसका मतलब कांस्टेंट टर्म्स को छोड़ के बाकी जो टर्म्स वाले जो दिए हुए एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दिए हैं उसी का कोएफिशिएंट निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो ये जो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले वाले में ये दिए गए क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 - 3t²। सेकेंड वाले में 1 + t² + t²। तीसरे वाले में 100m + 1000n। फोर्थ वाले में दिया है -p²q + 7pq। फिफ्थ वाले में 1.2a + 0.86। सिक्स वाले में 3.14r²। और सेवेंथ वाले में 2 × l + b। इसमें दिया है 0.1y + 0.01y²। तो हमें दिए गए टर्म्स का से कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट दिए गए एक्सप्रेशंस का, अगर उसमें से टर्म्स वाला टर्म्स मतलब कि उस एक्सप्रेशन में टर्म्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो उस टर्म्स में जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखना है। तो इसको हम कॉलम बेस पे मान लेते हैं। ये दिया गया एक्सप्रेशन है, इसको हम टर्म्स मान लेते हैं। इनमें से जो टर्म्स होगा, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो कहने का मतलब क्या है, जो टर्म्स होगा उसका कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट मतलब होता है उस टर्म्स उस मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें जो भी मल्टीपल न्यूमेरिकल होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5 - 3t² में केवल उसमें टर्म्स क्या है, -3t² है, -3t² है। तो कहने का मतलब क्या, ये टर्म्स हो गया और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको नहीं लेना है, केवल टर्म्स वाला ही लेना है, -3t²। तो इस टर्म्स में कोफिशिएंट क्या होगा, t² का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। बस ये लेना है। अब उसी तरीके से सेकेंड वाले में तीन टर्म्स दिए हुए हैं। पहला वाला t दिया है, दूसरा t² दिया, तीसरा t⁻³ दिया है। तो इसमें तीन टर्म दिए, t² और t⁻³। तो ये सेकेंड वाले में, तो अगर हम इसका केवल t का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1 होगा, और t² का निकालेंगे तो इसका भी 1 होगा, और t⁻³ का निकालेंगे तो इसका भी 1 होगा। इसी तरीके से थर्ड वाले में 100m 1000n। तो अब यहाँ पे 100m में m का कोफिशिएंट क्या है, 100। इसमें m का कोफिशिएंट निकला और इस वाले में n का कोफिशिएंट क्या होगा, 1000। ये एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा। टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है आपको। अब यहाँ पे फोर्थ वाले में -p²q + 7pq में p²q, 7pq। तो टर्म्स का p²q का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, और केवल pq का कोफिशिएंट क्या होगा, 7। ये है सिर्फ आपको मल्टीपल किसी भी टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऐसे ही निकलेगा। अब यहाँ पे 1.2 और ये हो गया, दूसरे में 0.86 है, 0.86 दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म्स छोड़ना है, बाकी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन में जो टर्म्स गिवन होगा बस वही लिखना है। अब इसमें 1.2 में ए का कोफिशिएंट क्या होगा, 1.2। इसी तरीके से 3.14r²। 6 वाले में ये टर्म्स दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन का ये टर्म्स है। तो इस r² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3.14। इसी तरह से इसको ब्रेक करते 12 और 2b। तो यानी कि l का कोफिशिएंट क्या होगा, 2, और b का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। तो इस तरीके से इसका निकल गया।
अब इसमें 0.1y, लास्ट वाले में 0.01y², तो इसका कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? y का कोएफिशिएंट होगा 0.1 और y² का होगा 0.01। तो कहने का मतलब है एक्सप्रेशन चाहे कोई भी हो, अगर उसका टर्म्स का कोएफिशिएंट निकालना है तो टर्म्स में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वही उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो किसी टर्म्स में जिसका पूछेगा उसका टर्म्स जो बच जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में इस टाइप के सवाल अगर मिलेंगे तो आपको ऐसे इस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई टर्म्स दिया हुआ है 3x²y, ये टर्म्स है। जब क्वेश्चन में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ y, केवल y का पूछेगा। अगर कोफिशिएंट दिए गए टर्म्स में अगर जिसका पूछे y का कोफिशिएंट पूछेगा तो y को छोड़ के जो रेस्ट बचता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस टर्म्स में y का कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो 3x² बनेगा, और यदि कोफिशिएंट ऑफ x² का केवल पूछेगा, x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बचा? जो रेस्ट बचा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये बच जाएगा 3y। तो y का अगर पूछेगा तो 3x² होगा, x² का कोफिशिएंट पूछेगा 3y हो जाएगा। और एक और पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x²y, अगर x²y का पूछेगा तो वो 3 हो जाएगा। जिस टर्म्स का मतलब जिस अल्फ़ाबेट का पूछेगा उस टर्म्स में जो रेस्ट बचेगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन जब कभी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेगा तो टर्म्स जो होगा, जो अल्फ़ाबेट का जो टर्म्स होगा उसको छोड़ के बाकी जो उसका जो न्यूमेरिकल नंबर होता है बस वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे अगर मैंने पूछ लिया इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 3 यानी कि 3। लेकिन अगर हमने ऐसे ना पूछ के कोफिशिएंट ऑफ y का पूछ लिया तो जब y का पूछेंगे तो जो बचा यानी कि क्या बचा 3x²। और अगर हमने x² का पूछ लिया तो x² का अगर पूछता है तो x² वाले टर्म्स को हटा के बाकी 3y लिख देना है। तो जो रेस्ट हो जाता है मतलब जो बचता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जिसका पूछेगा उसका जो रेस्ट पार्ट बचता है, उस टर्म्स का जो रेस्ट पार्ट अगर बचता है उसको लिख देते हैं। ये एक तरीका होता है कोफिशिएंट निकालने का। तो आगे के भी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। कोई भी कोफिशिएंट अगर निकाला जा सकता है जिसका पूछेगा। अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। दिए गए टर्म्स में आपको बताना है कौन लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए लाइक, यहाँ पे लिख देते हैं लाइक टर्म्स। तो ए का इसमें लाइक टर्म्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें टर्म्स देखना होता है कौन कौन से टर्म्स हैं। तो ये देखिए माइनस का xy²। अगर माइनस का xy² अगर हमने ले लिया तो देखना है दिए गए टर्म्स में देखिए माइनस का xy² है कहाँ। केवल xy² की पावर 2 होनी चाहिए। तो एक ये हो गया, एक 2xy² हो जाएगा। ये लाइक टर्म्स में न्यूमेरिकल्स कोई भी हो सकता है, उसका नंबर्स चाहे जैसा भी हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नंबर चाहे कोई भी हो सकता है लेकिन टर्म्स सेम होना चाहिए। अगर xy² है तो हर टर्म्स में xy² होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, नहीं है, ये लाइक टर्म्स हो गया। अब मैंने लिया माइनस का 4yx², एक ये हो गया।
ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं। तो मैंने लिया माइनस का 4y(x²। अब केवल y(x²) वाला पोर्शन लेना है। देखिए माइनस का 4y(x²), इसमें माइनस का 6x² y है, सॉरी यहाँ पे 6x है। केवल हमको क्या लेना है, माइनस का 4y(x²). तो ये वाला टर्म्स देखिए 20x² y है, 20x² y। तो यहाँ पे देखना ये है कि x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, और y की पावर 1 है, तो इसमें भी y की पावर 1 है। तो कहने का मतलब दोनों के जो अल्फ़ाबेट है पावर सेम होनी चाहिए। अगर y की पावर 1 है तो दूसरे वाले टर्म्स में भी y की पावर 1 होनी चाहिए। इसमें x की पावर 2 है तो दूसरे वाले टर्म्स में x की पावर 2 होनी चाहिए। नंबर्स इसमें -4 दिया है, इसमें नंबर 20 दिया है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल टर्म से मतलब है, उसका टर्म्स सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अब 8x² वाला लेते हैं, 8x²। तो ये 8x² लिया, तो देखिए इसका -11x² ले सकते हैं क्योंकि पावर 2 सेम लेना है, ये हो गया। इसी तरीके से y वाला ले लेते हैं, 7 का y²। तो y² वाला देखिए y² कहीं है, तो y², 7 का y² हमने लिया, केवल y² 1100x नहीं दिया है। इसका नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे, जिसका नहीं दिया उसको नहीं लिखेंगे। अब क्या बचता है, तो 7 का y² नहीं लिखेंगे, इसका टर्म्स है नहीं। अब क्या बचा, माइनस का 100x, माइनस का 100x देखते हैं। तो 100x वाला टर्म्स लेना है, तो ये मैंने 3x ले लिया, इसका टर्म्स जो है सेम है, लाइक टर्म्स हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ वाला देखिए, 100x हो गया, माइनस का 11y(x), इसमें माइनस का 11y(x) हो गया। तो माइनस का जो 11y(x) है तो वो क्या है, 2xy। देखिए ये 2xy और माइनस का 11y(x). अगर किसी भी टर्म्स में xy बोले या yx बोले तो टर्म्स तो दोनों में सेम है। इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी वही सेम पावर है। अब 6 वाला देख लेते हैं। अब इसमें से शायद कुछ भी नहीं है, 3x वाला भी हो गया, ये वाला पोर्शन हो चुका है। तो कुल मिला के सारे टर्म्स आपके पूरे हो गए हैं। इसमें से ये वाला इस टर्म्स का लाइक टर्म्स नहीं मिला, केवल y का टर्म्स नहीं मिला है, बाकी सबका मिल गया है। तो जिसका मिला है उसको हमने छांट लिया, यही आपका लाइक टर्म्स है। अब इसी तरह से b वाले का देख लेते हैं। b फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 10pq है, 10pq। तो केवल हमें pq वाला टर्म्स लेना है खाली। देखिए pq वाला टर्म्स क्या है, माइनस का 7qp, माइनस का 7qp हो गया। तो एक ये वाला टर्म्स हो गया। देखिए टर्म्स जो है सेम है। अब इसके बाद क्या बचता है, 7p, 7p वाला देख लेते हैं। 7p, इसमें देखिए p कहीं है, हाँ ये एक p है, 2405p। देखिए 7p जो है इस वाले टर्म से मैच कर रहा है, तो 2405p है। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं, 8q, 8q है। अब q वाला देखना है, कहीं पे q है क्या, ये 100q, तो यहाँ पे 100q है, ये हो जाएगा। फोर्थ में देखें, इसमें देखते हैं 8q हो गया। अब माइनस का p² q²। देखिए p² और q² वाला लेना है, टिक लगाने से ये पता। अब ये देखिए दोनों का टर्म सेम लगा, ये 12
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर सेम है, इसलिए ये इसका हो जाएगा। अब आपका कौन सा नंबर बचा? फिफ्थ वाला, माइनस का 23 है। 23 वाला हमने लिया तो नंबर्स केवल ओनली नंबर वाला कौन सा है? 41। इसमें हमने 41 वाला ले लिया। अब 6 हो गया, यानी कि इसमें कोई टर्म्स नहीं दिया है, लेकिन ये क्या है, ये भी एक लाइक टर्म्स में आएगा। अब इसके बाद माइनस का 5p स्क्वायर है, माइनस का 5p स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का 5p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर वाला टर्म्स लेना है। तो 701p स्क्वायर, 701। तो देखो ये वाला टर्म्स दिया हुआ है 701p स्क्वायर, 701p स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, एक ये वाला हो गया, इधर से सारे हो गए, ये हो गया 41 वाला भी हो गया है, ये भी हो गया है, 2405p वाला हो गया। अब बचा 78 QP, 78 QP वाला लेना है। देखिए QP वाला कौन सा है इसमें, हाँ देखिए 10PQ है, 7QP है, लेकिन इसमें एक टर्म्स और है, तो इसलिए यहाँ पे डालेंगे ये जो है 78QP, तो यानी कि इसमें 3 टर्म सेम है। ये 78QP हो गया इसमें, क्योंकि ये 10PQ, 7QP और 78QP ये सेम हो गया। अब आपको क्या बचा इसमें, 13 का p स्क्वायर क्यू। अगला नंबर देखिए 13 का p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब p स्क्वायर क्यू वाला लेना है। देखिए QP स्क्वायर, बात एक ही है, QP स्क्वायर। देखिए इसमें भी p की पावर 2 है, इसमें भी p की पावर 2 है, क्यू है, इसमें भी p की पावर 2 है, तो यानी कि सेम है, ये ले सकते हैं। अब इसमें से कुछ बचा, सारे हो गए, कोई भी चीज मिस नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, इसमें लाइक टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बस आपको ये देखना है, उस अल्फ़ाबेट के टर्म्स को मिलाना होता है। अगर सेम मैचिंग अगर है तो सेम मैचिंग वाला आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उसके लाइक टर्म्स में नहीं आ रहा है। तो यानी कि उसका अल्फ़ाबेट मैच करना होता है। नंबर चाहे कुछ भी हो, नंबर चाहे निगेटिव में हो या प्लस में हो, बस आपको ये देखना है कि वो टर्म्स जो है सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें पी क्यू है तो इसमें भी क्यू पी है, आगे पीछे हो सकता है, लेटर्स अल्फ़ाबेट जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो सेम है। पी क्यू बोले या क्यू पी बोले, बात एक ही है। इसलिए इसका लाइक टर्म्स हो गया 10PQ माइनस का 7QP, और एक हो गया 78QP। इसमें 3 टर्म्स हमको मिल गए। अब ये एक वाला में 7p है इसमें, और 2 इसमें 2405p है। तो कहने का मतलब नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन लेटर सेम होना चाहिए। इसमें 8Q है, इसमें माइनस का 100Q है, तो ये भी एक लाइक टर्म्स हो गया। इसमें माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और इसमें 12 का क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यानी कि सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे माइनस का 23 है, ये 41 है, तो इसमें भी वही है, ये भी एक टर्म्स है, लाइक टर्म्स में आएगा। ये माइनस का p स्क्वायर है, ये 701p स्क्वायर है। इसी तरह से ये नहीं होगा, ये वाला हो गया है, इसमें चला गया, क्योंकि इसका ग्रुप ये वाला QP वाला ग्रुप जो था इसमें आ गया। अब ये जो है p स्क्वायर क्यू वाला लेना है। 13p स्क्वायर क्यू जो है वो QP स्क्वायर के सेम आएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो इस क्वेश्चन में अलजेब्रा वाले चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें, ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी टर्म्स का लाइक टर्म्स कैसे मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कैसे निकालते हैं, और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अनलाइक टर्म्स वो होता है जब एक दूसरे से कोई टर्म्स मिल ना रहा हो, जैसे ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये दोनों टर्म्स जो है आपस में क्या हुए, अनलाइक टर्म्स हुए। लेकिन अगर ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से मैच कर रहा है, इसलिए हो गया लाइक टर्म्स। तो बस यही देखना होता है, एक टर्म दूसरे टर्म से अगर मैच कर रहा है तो समझो लाइक टर्म्स, और एक टर्म दूसरे टर्म से मैच नहीं कर रहा तो अनलाइक टर्म्स। तो इसीलिए अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में जब भी हम किसी भी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि लाइक टर्म्स पहले छांट लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को अलग रख लेते हैं, तो लाइक टर्म्स वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है अलजेब्रा वाले क्वेश्चन।
तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं कोफिशिएंट वाले और लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स वाले, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।